नमस्ते व्यूअर्स। क्रिएटिव। नमस्ते आदि जी। हाँ, नमस्ते। क्रिएटिव सजिटेरियस में आपका स्वागत है। ये हमारा पॉडकास्ट है, माइंडसेट मास्टरी लर्न एंड थ्राइव। यहाँ पे हम लोग बहुत सारे जो हमारे हमारे सामाजिक मुद्दे हैं और हमारे व्यक्तिगत जीवन से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, उसमें जो समस्याएं हमको समस्याओं से जूझना पड़ता है, उसका हम क्या समाधान कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो जो हमारा आज का मुद्दा है वो है टीनेजर्स मेंटल हेल्थ। तो यहाँ पे हम लोग जो टीनेजर्स हैं उनके उम्र की जो समस्याएं हैं हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। और इस संदर्भ में हम लोग क्या कर सकते हैं, समाज क्या कर सकता है और परिवार के लोग क्या कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप चाहे एक टीनेजर हों या आप किसी टीनेजर के माता या पिता हों, हमारा जो डिस्कशन है वो आपको बहुत सारी जानकारियाँ देगी, जिससे कि आपको अपने जो टीनेजर हैं आपके घर में उनके समस्याओं को सुलझाने में आपको सहायता मिलेगी। तो आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस डिस्कशन से। तो हमारे आज के जो वक्ता हैं वो हैं श्री पंकज जायसवाल जी। पंकज जायसवाल जी एजुकेशनिस्ट हैं, स्पीकर हैं, ऑथर हैं, कॉलमनिस्ट हैं। इनके आर्टिकल जो है हमेशा वो द ऑर्गेनाइजर में छपते हैं। और पंकज जायसवाल जी एक काउंसलर भी हैं और एओएल के फैकल्टी हैं, और इस सबसे ऊपर एक लाइफ कोच है। तो बहुत ही आदर्श व्यक्ति हैं हमारे इस विषय पे बात करने के लिए। तो पंकज जायसवाल जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे द क्रिएटिव सजिटेरियस। धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं इसका एक बैकग्राउंड दे दूं कि एक हाल में ही एक सर्वेक्षण रिपोर्ट हुआ, एक सर्वेक्षण हुआ है, जिसके रिपोर्ट से पता चला है कि भारत में जो युवाओं की मृत्यु है उसका प्राथमिक कारण जो है वो आत्महत्या है। तो युवा आत्महत्या जो है वो अब तक के सबसे उच्चतम स्तर पे है। कई देशों में आत्महत्या जो है वो मृत्यु का तीसरा सबसे बड़ा कारण है। और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के रिपोर्ट में ये भारत में आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्या की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में 35 से अधिक की दर से 13,000 से अधिक छात्रों ने आत्महत्या के द्वारा अपना जीवन जो है वो समाप्त कर लिया। तो ये बहुत ही चिंतनीय विषय है जिस पे कि हम लोग आज चर्चा करेंगे और इसका समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो पंकज जायसवाल जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे है वो यह है कि आपको क्या लगता है कि इतनी कम उम्र में जो टीनेजर्स हैं, जो बच्चे हैं जिनका जीवन अभी शुरू हो रहा है, वो इतने तनावपूर्ण स्थिति में क्यों रहते हैं? तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, जैसे आपने कुछ आंकड़े गिनवाए और ये जो सच्चाई है ये सिर्फ भारत के लिए नहीं, ये पूरी दुनिया के लिए है। जिस तरह से शिक्षण व्यवस्था और जिस तरह से भौतिक जीवन में सफल होने के लिए निम्न स्तर की स्पर्धा बच्चों में उत्पन्न करना, स्कूलों द्वारा, यूनिवर्सिटीज द्वारा, अ, अभिभावकों द्वारा, तो उसके कारण क्या हो रहा है कि बच्चों पे एक अलग तरह का नेगेटिव, बोलते हैं ना, नेगेटिव प्रेशर, मेंटल प्रेशर डेवलप हो रहा है, जिसके कारण बच्चों में डिप्रेशन, एंजाइटी, सुसाइडल टेंडेंसीज, ड्रग्स की तरफ खिंच जाना, ऐसी बहुत सारी नकारात्मक चीजें उभर कर आ रही है। और उसके कारण ये अलग अलग तरह की समस्याएं हमें दिख पड़ती है। अभी इसमें देखा जाए तो इसके बहुत सारे कारण हैं। कारण देखने में, जैसे हम भारत की बात करें तो भारत में जब हम सोचते हैं कि भाई, जब हमारी गुरुकुल सिस्टम थी तब तो ऐसा नहीं था कभी,
बच्चे सुनाई देते नहीं थे कि बच्चे कोई डिप्रेशन में है, ना ही कोई हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट हमें मिलता है जिसमें पता चलता है कि बच्चे तब सुसाइड करते थे वगैरह, ऐसी कोई बात थी। लेकिन आज की वैसे हो रहा है। तो इसके कुछ कारण है, उसमें का एक प्रमुख कारण जो है हमारी शिक्षण व्यवस्था, जो मकौले की शिक्षण व्यवस्था ब्रिटिश काल में लाई गई थी, जी। इंडिपेंडेंस के बाद भी उसको कंटिन्यू किया गया। और ये जो मकौले एजुकेशन सिस्टम थी, ये एक्चुअली ये एजुकेशन सिस्टम ना होते हुए एक तरह का एक बर्डन है बच्चों के ऊपर जो थोपा गया है। और ये बर्डन कैसा है कि जो बच्चों में ना लाइफ स्किल्स डेवलप करता है, ना उनका मानसिक विकास करता है, ना ही उनका एक परिपूर्ण विकास करता है जो हर बच्चा चाहता है जीवन में प्रोग्रेस करने के लिए। और उसके कारण ऐसा हुआ है कि भौतिक जीवन में वेस्टर्नाइजेशन हमने देखा, वहां पे लोगों की मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट को देखा, और यहाँ पर भी पेरेंट्स वही चाहते हैं, स्कूल भी वही चाहते हैं। तो बच्चों पे एक प्रेशर आने लग गया कि आपने भी वैसे ही करना चाहिए, आपकी भी वैसे डेवलपमेंट होना चाहिए। लेकिन वहाँ जब एक्चुअल एजुकेशन सिस्टम देखते हैं हम, तो उस तरह का एजुकेशन सिस्टम नहीं है। हम कोई चीज पढ़ते भी है तो वो 40 साल पुरानी, 50 साल पुरानी एकदम ऑब्सोल्यूट सिस्टम है, जो आज के युग में उसका कोई काम नहीं है। उस तरह का पढ़ाई होता है। हिस्ट्री भी इस तरह से पढ़ाया जाता है जो कि हमें और ज्यादा मानसिक गुलामगिरी की ओर लेकर जाता है। तो बिल्कुल। बच्चों में जो लाइफ स्किल डेवलप करना है, बच्चों में जो डायनेमिज्म लाना है, बच्चों में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओरिएंटेड माइंड सेट डेवलप करना है, वो एजुकेशन सिस्टम नहीं। जस्ट एक पीयर प्रेशर क्रिएट करो, एक बच्चों में एक जेलसी की भावना क्रिएट करो, हेट्रेड क्रिएट करो, अननेसेसरी बर्डन क्रिएट करो। इस तरह से पेपर सेट किए जाते हैं जिससे रट्टाफिकेशन करने वाला, अच्छा रट्टाफिकेशन करने वाला, या जो नकल करके, नकल का भी एक बहुत बहुत बड़ा इसमें भाग आ जाता है। वो फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक लेकर आते हैं। और जो बच्चे के अंदर एक इनहरेंट अच्छे पोटेंशियल है, क्वालिटीज है, वो रट्टाफिकेशन के कारण, इस सिस्टम के कारण कभी उभर के नहीं आते। इसलिए वो फ्रस्ट्रेशन में जाता है। फ्रस्ट्रेशन में जाता है तो धीरे धीरे उसका एजुकेशन सिस्टम पर से, शिक्षा पद्धति पर से विश्वास उठता है, और उसे लगता है कि यार मैं जो कर रहा हूँ ये सब गलत है, मैं क्या कर रहा हूँ। तो धीरे धीरे फिर डिप्रेशन, एंजाइटी, सुसाइडल टेंडेंसी, इसकी ओर वो बढ़ते हैं। फिर छोटी उम्र में ड्रग्स लेना शुरू करते हैं, और ऐसी बहुत सारी गलत चीजों की तरफ वो आकर्षित होते हैं और कुछ चीजों में एडिक्ट हो जाते हैं। और यही 10th और 12th का जब बोर्ड आता है तो ये उन पे प्रेशर क्रिएट करता है। और ये बोर्ड के प्रेशर में सिर्फ पेरेंट्स ही, बच्चे ही तकलीफ में नहीं आते, पेरेंट्स भी तकलीफ में आते हैं। मैंने जी। टाइम्स ऑफ इंडिया का एक रिपोर्ट पढ़ा था कुछ सालों पहले। तो मुंबई में जब 10th और 12th की बोर्ड की एग्जाम होती है, तो करीबन 78% पेरेंट्स का डायबिटीज और ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है उस वक्त। तो उनका शूटअप हो जाता है ब्लड प्रेशर। तो हाँ। ये तकलीफ है। और ये तकलीफ किसके कारण है? एजुकेशन सिस्टम के कारण है। अभी इसमें क्या बदलाव आ रहा है, जब मैं आगे जाऊंगा तो जरूर उसमें बताऊंगा। बहुत अच्छा बताया। तो आमतौर पर टीनेजर्स जो हैं वो किस प्रकार के मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करते हैं? मतलब कि क्या उनको मेंटल प्रॉब्लम कैसे कैसे फेस करने पड़ते हैं इस उम्र में? जैसे मैंने कहा, आपने यही पूछा कि मेंटल प्रॉब्लम कैसे विकसित होते हैं इनमें, बच्चों में, बराबर। जी। हाँ। तो इनके अंदर मेंटल प्रॉब्लम होने का मैंने जैसे कहा मेन कारण पेरेंट्स की अपेक्षा है। जी। हम भौतिक जीवन में इतने वेस्टर्नाइजेशन के कारण इतने उस ओर आकर्षित हो चुके हैं कि हम चाहते हैं कि हमारा हर एक का बच्चा टॉप हम्म। करे, हर एक का बच्चा एकदम एक्सलेंट परफॉर्म करे। उसके अंदर क्या पोटेंशियल है, उसको किस चीज पे इंटरेस्ट है, वो सारी चीजों को दरकिनार करके दूसरे बच्चों के साथ कंपटीशन करके हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा भी उसी तरह से परफॉर्म करे। और यही जो चीज है एक बच्चे में नकारात्मक प्रेशर लाती है, क्योंकि हर एक बच्चे का अपना एक कैपेबिलिटी होता है, हर एक हम्म। बच्चे का अपना एक मेंटल डेवलपमेंट होता है, हर एक बच्चे के इनर पोटेंशियल्स होते हैं जो यूनिक होते हैं। वो यूनिक क्वालिटीज को, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है तो उसको स्पोर्ट्स में डेवलप करना चाहिए। कोई बच्चा आर्ट्स में अच्छा है तो उसको आर्ट्स में डेवलप करना चाहिए। कोई बच्चे का मानसिक दृष्टिकोण यदि वकीली की तरफ ज्यादा है, यदि वो लॉयर बनना चाहता है उसको लॉयर बनाना चाहिए, उसको इंजीनियर बनने के लिए फोर्स करना नहीं चाहिए। बच्चे का एप्टीट्यूड देख के, उसका पैशन देख के, उसका नॉलेज और स्किल्स देख के, उसका झुकाव किस तरफ है, वो सारा स्टडी करके समझ के टीचर्स ने पेरेंट्स को गाइड करना बहुत जरूरी होता है कि हम्म। आपके बच्चे में कैपेबिलिटी इस तरह से, हमें उसको डेवलप करना पड़ेगा, उसको इस फील्ड में ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। ये ना होते हुए सारे बच्चों पर यही प्रेशर
दिया जाता है कि आपको इंजीनियर या डॉक्टर बनना है। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है कि हर पेरेंट्स को लगता है कि हमारा बच्चा इंजीनियर या डॉक्टर बने। अभी इंजीनियर या डॉक्टर ही सब कुछ नहीं है। हर बिल्कुल। फील्ड में यदि आपके पास नॉलेज है, स्किल है, आपका उसके बारे में पैशनेट हो, तो आप हर फील्ड में सक्सेसफुल होते हो। कोई भी फील्ड ऐसा गलत नहीं है। लेकिन जिस तरह से मानसिकता बनाई दी गई है, उस मानसिकता के कारण ये सारा बर्डन, ये प्रेशर बच्चों पे आता है। और बच्चे अपने इनर पोटेंशियल्स को भूलकर, जो अच्छी उनके अंदर एक बोलते खूबियां है, जो अच्छी एक क्वालिटीज है, जो कुछ लाइफ में ऊपर करना चाहते हैं, वो जरूर कर सकते हैं, उनको दबाया जाता है। और बच्चों पे इस तरह से प्रेशर लाया जाता है, जिसके कारण बच्चों को लगता है यार मेरे लाइफ में मेरे लिए कुछ नहीं है, मुझे जो कुछ भी करना है, मेरे पेरेंट्स, टीचर, समाज जो कहता है मुझे वैसे ही करना है। यानी मेरे खूबियों का, मेरे इनर पोटेंशियल का, मेरे पैशन का कोई वैल्यू नहीं है। तो इसीलिए उसे लगता है कि यार ये लाइफ ही गलत है, और ये लाइफ ही गलत है, वैसे एजुकेशन सिस्टम में सब गड़बड़ी है। उसी कारण उसे लगता है कि यार कुछ भी ठीक नहीं उसके जीवन में। धीरे धीरे डिप्रेशन आना, फिर डिप्रेशन से एंग्जाइटी बढ़ती जाना, फिर एंग्जाइटी से धीरे धीरे ड्रग्स की ओर बढ़ना, फिर ड्रग्स के साथ साथ फिर धीरे धीरे सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप होना। और सुसाइडल टेंडेंसी एक दिन फिर कई बच्चों में एक्चुअली जब उनका रिजल्ट आता है, या पेरेंट्स कुछ बोल देते हैं, या कुछ उनके साथ ऐसी घटना घट जाती है जिससे वो अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं, वो उन्हें लगता है कि सुसाइड करने के बजाय उनके पास कोई जरिया नहीं है। क्योंकि स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ जाता है इस कंडीशन में, वो दिन रात स्ट्रेस में रहते हैं। दिन रात स्ट्रेस में रहने के कारण उनका नर्वस सिस्टम भी ठीक से फंक्शन नहीं करता है। और जब आपका नर्वस सिस्टम ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है, तो धीरे धीरे फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल लेवल पे इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और ये नेगेटिव इम्पैक्ट धीरे धीरे वो जो इनर पोटेंशियल से कैपेबिलिटीज है, जो पैशन है, उसको खत्म करता है। और बच्चों को लगता है कि सब कुछ गलत है, समाज में सब कुछ गलत है, सब कुछ उसके विरोध में हो रहा है, उसके लिए कुछ भी अच्छा नहीं है। तो उसको एक ही बेस्ट ऑप्शन लगता है, वो है सुसाइड। और ये सुसाइड करते हैं फिर बच्चे। ऐसे अमेरिका में आप देखोगे तो अमेरिका में हम कहते हैं कि डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन डेवलप्ड कंट्री होते हुए भी वहां से 5 में से 3 बच्चे डिप्रेशन में। उसका मेन कारण यही है कि हर बच्चे को वो एक हेक्टिक लाइफ शेड्यूल कर दिया है। जेलसी, हेट्रेड, और बच्चों में वो एक तरह का पीयर प्रेशर, नेगेटिविटी, कंपटीशन। कंपटीशन होना चाहिए, लेकिन खुद से जो कंपटीशन होता है वही बेस्ट होता है आगे लाइफ में ग्रो करने के लिए। लेकिन हमारे सिबलिंग के साथ, या दोस्तों के साथ, या बाकी जो भी समाज में हमारे जो रिलेटिव्स है उनके बच्चों के साथ जब हम ये कंपटीशन की भाषा करते हैं बच्चों के साथ, तो बच्चों में एक तरह का एक बहुत नेगेटिविटी अंदर फैलता है, और उसके लिए बहुत हार्मफुल होता है। इसके कारण आज भारत में देखो, शहरों में, आज गांव में इसका प्रमाण कम है, लेकिन शहरों में देखोगे तो शहरों में भी आजकल बच्चों में ये डिप्रेशन, एंजाइटी, ये इसका प्रमाण इतना बढ़ गया है। और इसके साथ साथ डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की दिक्कत भी आज बच्चों में आपको देखने को मिलेगी। कितने बिल्कुल। सारे बच्चे आज डायबिटीज और ब्लड प्रेशर का शिकार है, जब क्योंकि स्ट्रेस में होते हैं। जब स्ट्रेस लेवल बढ़ती है तो खान पान की आदत भी बिगड़ती है, नींद की आदत खराब होती है। नींद की आदत खराब हो गई, खान पान की आदत खराब हो गई, तो डायबिटीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बच्चों में आजकल आप कुछ देखो, कुछ 8-10 के बच्चों को भी इंसुलिन लेने की जरूरत पड़ती है। ये सिचुएशन पहले कभी नहीं थी। तो ये सारा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, जैसे कैस्केड के इफेक्ट होता है, और कैस्केड के इफेक्ट में बच्चों का नुकसान हो रहा है, उनके मेंटल हेल्थ पे बुरा असर पड़ रहा है। वो आपकी नज़र में जो मुख्य कारण है वो जो माता पिता है उनके एक्सपेक्टेशन है, जो बच्चे से बहुत ज़्यादा वो एक्सपेक्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा प्रेशर उसके ऊपर डालते हैं ताकि वो अपने जीवन में सबसे अच्छा करे। तो इससे, इसके अलावा भी आपको लगता है कि जो अ, हमारा समाज है और जिस वातावरण में रहते हैं बच्चे, उसमें से उनकी कुछ जो आदतें हैं या और भी कोई चीज़ें उनको ज़्यादा परेशान करती हैं? हाँ, जैसे आपने कहा ये बात भी तो है कि समाज में जैसे मॉडर्नाइजेशन जैसे जैसे होते जा रहा है, हम्म। मॉडर्नाइजेशन जरूरी है, लेकिन वेस्टर्नाइजेशन होना गलत था। मॉडर्नाइजेशन भारतीय संस्कृति को लेकर भी मॉडर्नाइजेशन पॉसिबल था। हम्म। लेकिन ये वेस्टर्न कल्चर आने के कारण, जैसे आपने कहा, मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। जैसे सोशल मीडिया का जमाना है, हम्म। और कोरोना के बाद तो ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है, क्योंकि हर एक बच्चे के पास आज मोबाइल है। तो सोशल मीडिया में जो कुछ देखते हैं वो, तो उन्हें वो अट्रैक्शन भी इतना बाधित करने लग गया है उनके मेंटल और इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी को। क्योंकि दिन भर इंस्टाग्राम, फेसबुक, वो शेयर चैट, ये वो अलग अलग गेम्स, ठीक है, आपको टाइम
देना है उसके लिए थोड़ा टाइम देते हैं, आधा एक घंटा, तो कोई बात नहीं, लेकिन दिन रात बच्चे इस पे टाइम स्पेंड करते हैं। उनके मेंटल और इंटेलेक्चुअल हेल्थ को तो इश्यू करता ही है, उनके पढ़ाई पे से डिस्ट्रैक्शन होता है, और उन्हें लगता है, आप देखिए बच्चों की हालत ऐसी हो गई है, एक बच्चा पढ़ाई करने बैठता है, बाजू में मोबाइल है, आवाज हम्म, आती है मोबाइल से कुछ मैसेज आने की, तुरंत डिस्ट्रैक्ट होकर मोबाइल को हाथ में लेता है, बिल्कुल। इतना डिस्ट्रैक्ट करने लग गया। और दिन भर वो चैटिंग करना, और ये जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम पे रहते, तो उन्हें लगता है कि यार हम भी सेलिब्रिटी बन जाए, उस पे लाखों लाइक्स हमें भी मिले, तो दो हम्म, चार लाइक्स मिलते, 10-20 लाइक्स मिलते, 100 लाइक्स मिलते, तो डिस्टर्ब होते हैं, यार मेरा तो सोसाइटी में कुछ है, वैल्यू ही नहीं है, मुझे उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें भी उन्हें एक मेंटल प्रेशर क्रिएट करती है, और जो फोकस होता है, लाइफ का गोल होता है, उससे भी वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं। और ये दिन पे दिन बढ़ते जाने वाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ रहा है, बहुत सारी बिल्कुल। चीजें बदल रही है, एडवांस हो रही है, तो बच्चे भी उसके तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं, और अपने हम्म, लाइफ को और मानसिक स्थिति को स्पॉइल कर रहे हैं। तो हम्म, ये भी एक बहुत बड़ी गड़बड़ हमें दिख रही है। और दूसरी है फूड हैबिट्स। आप देखोगे आज फूड हैबिट्स बच्चों की पूरी तरह चेंज हो चुकी है, जंक बिल्कुल। फूड पे ज्यादा उनका फोकस है। बिल्कुल। जितना जंक फूड खाते हैं, होता क्या है, जंक फूड खाते हैं तो इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, और हम्म, बच्चे आज एक्सरसाइज योगा प्राणायाम से बहुत दूर जा चुके हैं। जब एक्सरसाइज योगा प्राणायाम नहीं है और जंक फूड खा रहे हैं, तो जो इंस्टेंट एनर्जी उससे मिलती है, और एनर्जी बहुत हाई होती है, इंस्टेंट होती भी होती है और हाई होती है, उस एनर्जी को कंज्यूम नहीं कर पाते। तो एनर्जी को जब यूटिलाइज नहीं कर पाते, तो एनर्जी वैसे ही शरीर में है, जी। इसमें फिर उनका कॉन्सेंट्रेशन को पढ़ाई से दूर लेकर जाती है, क्योंकि आप जब रेस्टलेस होते हो, कोई भी व्यक्ति हम्म, रेस्टलेस है, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन कभी भी उसके जिस चीज पे भी फोकस करना है, बच्चा है उसको पढ़ाई करनी, तो उस पर उसका फोकस लगेगा ही नहीं, और उसका हम्म, कॉन्सेंट्रेशन जब डिस्टर्ब होने लगता है, तो उसका पढ़ाई से मन हटता है, और उसका धीरे 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 फिर वापस उसके पेरेंट्स को, बच्चे को लगने लगता है कि यार क्या हो रहा है, मैं तो अच्छी पढ़ाई करता था, और आज मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि जंक फूड ने दिन भर कुछ अलग अलग तरह के जंक फूड खाने के कारण उसका कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे दूर हट गया पढ़ाई से, और आज वो वापस मेंटल डिस्टर्बेंस की ओर बढ़ गया। हम्म, ऐसे बहुत सारे कारण हैं, जो पेरेंट्स, सोसाइटी, टीचर्स, हम्म। सिस्टम और वेस्टर्नाइजेशन, इनके कारण धीरे धीरे हमारे बच्चों में है, जिसके कारण ये मेंटल प्रेशर और मेंटल इश्यूज डेवलप हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं दो और पॉइंट की ओर आपका ध्यान खींचूंगा। एक तो है कि एप्टीट्यूड, क्योंकि हमारा जो अभी तक का जो एजुकेशन सिस्टम है, अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसको आने में तो समय लगेगा, अभी वो ड्राफ्ट बना है तो कब तक वो इम्प्लीमेंट होगा, इतने बड़े देश में इतने जल्दी तो ये होने वाला नहीं है। आ, जो बच्चा शुरू से पढ़ाई करता है, आप एलकेजी यूकेजी से देख लीजिए, तो वो एक फ्लो के साथ चलता चला जाता है और कॉलेज तक पहुंच जाता है। मतलब कि ऐसा कहीं भी नहीं है कि उसके एप्टीट्यूड को टेस्ट किया जाए और उसको समझ के उसको उस दिशा में प्रेरित किया जाए। न तो पेरेंट्स करते हैं, न ही इंस्टीट्यूशंस करती है, न कोई स्कूल करता है, न ही समाज में कहीं होता है। तो इस विषय पे आप कुछ सुझाव देना चाहेंगे, खासकर पेरेंट्स को और स्कूल्स को, कि चलिए नई शिक्षा नीति जब आएगी तब आएगी, तब जो बदलाव आना होगा, मुझे लगता है कि ये सब होते होते 10-20 साल लगेंगे, और इतनी जल्दी वो नहीं होने वाला है, क्योंकि हम लोग अभी तो कंसेप्टलाइजेशन के स्टेज पे हैं, अभी ड्राफ्ट बना है और कब वो फाइनल होगा और कब इम्प्लीमेंट होगा इसमें, तो उसके पहले आप जो पेरेंट्स हैं उनको कुछ सुझाव देना चाहेंगे, स्कूल को देना चाहेंगे, ताकि बच्चों को सही दिशा में प्रेरित किया जा सके। हाँ, अ, अभी ये पॉइंट तो आता है कि फिर ये दिक्कतें हैं, पेरेंट्स ने, स्कूल्स ने क्या करना चाहिए। तो मैं पहले आपको एक एनालिसिस बताना चाहता हूँ। अमेरिका के एक यूनिवर्सिटी ने अपने यहाँ से जो ग्रेजुएट्स हो चुके हैं, और जो अपने लाइफ में सक्सेसफुल है, अलग अलग फील्ड में, कोई इंजीनियर बना, कोई डॉक्टर बना, कोई सीए बना, कोई फिल्म इंडस्ट्री में सक्सेसफुल हुआ, कोई स्पोर्ट्स में हुआ, कोई लॉयर बनकर सक्सेसफुल हुआ, ऐसे अलग अलग, कोई बिजनेस इंडस्ट्री, ऐसे अलग अलग फील्ड में जो सक्सेसफुल हुए हैं, ऐसे लोगों का इंटरव्यू लेने का सोचा, और उन्होंने देखना चाहा कि क्या कारण है जिसके कारण ये लोग अपने लाइफ में इतने सक्सेसफुल है। इसके लिए उन्होंने कुछ क्वेश्चन तैयार किए, और हम्म, ऐसे 10,000 से ऊपर बच्चों का, ग्रेजुएट्स का, जो आज सक्सेसफुल है उनके जीवन में, उनके बारे में जानना चाहा उनको मिलकर, और उन्होंने उस पर से एनालिसिस किया, और उन्होंने, उनका जो एनालिसिस है, ये हमें समझने जैसा है। जो हमारा पुराना सिस्टम था एजुकेशन का, वो हम्म, इसके ऊपर ही आधारित था
जब पता चलता है कि हमारा पुराना एजुकेशन सिस्टम कितना अच्छा था। तो उन्होंने पाया कि जो लाइफ में सक्सेसफुल थे, हम्म। वो सक्सेस का कारण, अरे 13% जो रिजल्ट था उसका सक्सेस का, वो था उनका एकेडमिक डिग्री। जो भी डिग्री उन्होंने ली थी, जो भी फील्ड में डिग्री ली थी, वो सिर्फ 13% कॉन्ट्रीब्यूट करी थी। इसका मतलब डिग्री जरूरी नहीं है क्या? जरूरी है, डिग्री चाहिए ही चाहिए। डिग्री जो भी आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हो, जिस भी हम्म। फील्ड में, वो जरूरी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट उनको जो समझ में आया, वो था 87%, वो था लाइफ स्किल्स। जिन लोगों ने लाइफ स्किल्स पे फोकस किया था, हम्म। वो लोग अपने जीवन में अच्छी तरह सक्सेसफुल हो पाए थे। लेकिन यदि अच्छी डिग्री भी है आपके पास और आपके पास लाइफ स्किल्स नहीं है, तो लाइफ में सक्सेस नहीं पाते। हम ये हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारे एग्जांपल देखते हैं। तो ये लाइफ स्किल्स यानी क्या? लाइफ में अप्स एंड डाउन तो आने वाले हैं, उसको कैसे मैनेज करते हैं, स्ट्रेस जी। को कैसे मैनेज करते हैं, एंगर को कैसे मैनेज करते हैं, फियर को कैसे मैनेज करते हैं, कंफर्ट जोन से कैसे बाहर आ सकते हैं, अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी कैसे डेवलप करते हैं। जी। ये सारे जो लाइफ स्किल्स है, मोरल वैल्यूज को कैसे डेवलप करना है, इथिकली कैसे जीवन जीना है, ये लाइफ स्किल्स जो है, ये ना स्कूल पढ़ाती है, ना कॉलेज पढ़ाती है, ना घर पर पढ़ाते हैं आज ये सिस्टम है। और जी। इसके कारण सारी दिक्कतें आ रही है। तो बिल्कुल। पेरेंट्स को इस पर फोकस करना जरूरी है। और इसीलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई, ये कोई राज्यों ने, सीबीएसई बोर्ड ने इसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दिया। अच्छा। और ये इम्प्लीमेंटेशन जितना फास्ट होगा, क्योंकि हम्म। इसके अंदर ये लाइफ स्किल्स पे भी फोकस है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी फोकस है, नॉलेज और स्किल्स पे भी फोकस है, और पर्टिकुलर बच्चे का जो इनर पोटेंशियल है, उसके उस पर भी फोकस है, उस पर भी उसके हिसाब से उसको डेवलप किया जाएगा। ये सारे जो एस्पेक्ट है, ये देखकर ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई है। लेकिन हो क्या रहा है, इसके इम्प्लीमेंटेशन में कई स्टेट्स में देरी होने का कारण है पॉलिटिकल, उसमें इंटरफेरेंस। कुछ लोग इसको पॉलिटिकल एंगल देकर, हम्म। और इस पॉलिसी को कुछ रिलीजियस एंगल देकर इस तरह से दिखाना चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के लिए बेनिफिशियल होगा। यदि हम्म। बच्चों में पॉजिटिव सकारात्मक बदल आता है, देश आगे बढ़ता है, तो हम्म। बच्चे और पेरेंट्स पर्टिकुलर गवर्नमेंट से खुश हो जाएंगे। और हम्म। उनकी तरफ यदि उनका इंक्लिनेशन होता है, तो हमारी सरकार कभी नहीं है। हम्म। और इसी तरह से उन्होंने फिर यही बात को लेकर एक नेगेटिव माहौल समाज में बनाया कि ये पॉलिसी बराबर नहीं है, पॉलिसी तो कुछ लोगों के लिए बनी है। ऐसे नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने के कारण क्या हो गया कि कुछ स्टेट्स में पेरेंट्स ही इसका विरोध करने लग गए, स्कूल्स इसका विरोध करने लग गए, मैनेजमेंट इसका विरोध करने लग गए, जो गलत है। यदि इस पॉलिसी को सही मायने में पढ़े, सही हम्म। तरीके से समझे, और इसके इम्प्लीमेंटेशन करने से करोड़ों बच्चों को फायदा होगा, करोड़ों बच्चों के मानसिक विकार दूर होंगे, उनके अंदर एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कैपेबिलिटी डेवलप होगा, एक इनोवेटिव माइंडसेट डेवलप होगा, नॉलेज और स्किल बढ़ेंगे, बच्चा ओवरऑल डेवलप हो गया, ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप होगी। तो जब ये पेरेंट्स को समझ में आएगा, तो पेरेंट्स पुश करने लगेंगे स्कूल्स को, उनके मैनेजमेंट को, कॉलेज को, यूनिवर्सिटीज को। और ये बदलाव अगले 4-5 साल में हमें देखने को मिले। यदि ये बदलाव आता है, मैं आपको कहता हूँ कुछ भी करने की जरूरत नहीं, इतने अच्छे एजुकेशन सिस्टम डिजाइन की। जी। तो इसरो के एक्स चीफ के कस्तूरी रंगन और की उनकी टीम ने लाखों फीडबैक लेते हुए, इस पे बहुत पढ़ाई करते हुए, इस पे रिसर्च किया हुआ है। और 67 पेज का ये डॉक्यूमेंट आप जब पढ़ते हो, तो आपको पता चलता है कि इतना बेस्ट एजुकेशन सिस्टम दुनिया में कहीं पर भी नहीं हो सकता, यदि हम इसे सिंसियरली इंप्लीमेंट करते हैं। तो जी। ये जो पॉलिटिकल एंगल आता है, इसको हमारा समाज, हमारे पेरेंट्स, स्कूल, कॉलेज, मैनेजमेंट, सारे टीचर्स सब मिलकर यदि इसको सिंसियरली इंप्लीमेंट करने की ओर बढ़ते हैं, तो भारत विश्व गुरु अगले 1 या 2 दशकों में जरूर बने। और आज भी पेरेंट्स ने ये पीयर प्रेशर के नाम से, या बच्चों में परसेंटेज के नाम से, ये जो हम्म। दिमाग में, बच्चों के दिमाग में प्रेशर लाने की कोशिश की जाती है, हम्म। इसको होते हुए बच्चों के अंदर क्या पोटेंशियल है, बच्चों के अंदर नॉलेज और स्किल कैसे डेवलप। हम्म। बच्चा यदि पर्टिकुलर फील्ड में जाना चाहता है, तो उस फील्ड के लिए क्या नॉलेज जरूरी है, हम्म। मल्टी स्किल्ड कैसे बन सकता है उस नॉलेज के हम्म। रिलेटेड, उस पर फोकस करना चाहिए। आज मार्केट में इतने सारे छोटे बड़े 3 महीना, 1 महीना, 6 महीना, 1 साल, 3 साल, ऐसे अलग अलग कोर्सेस है। जी। यदि आप पर्टिकुलर स्ट्रीम में इंजीनियरिंग कर रहे हो, तो उसके रिलेटेड कौन सा नॉलेज और स्किल मुझे गेन करना है छुट्टियों में, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने का कोर्स करके, उस पर फोकस करना चाहिए। यदि बच्चे के पास नॉलेज और स्किल है, तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, भारत में जॉब की कमी नहीं। बिल्कुल नहीं। भारत में ना जॉब की कमी है, ना ही एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कोई दिक्कत है।
ये दोनों भी, जॉब सीकर और जॉब क्रिएटर, दोनों के लिए भी प्रॉब्लम नहीं। दिक्कत कहाँ पे आ रही है, जब बच्चे के पास नॉलेज और स्किल नहीं होता तो नहीं हो। बच्चा सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री लेकर उसको कोई जॉब नहीं दे पाता। क्योंकि बिल्कुल। कोई भी इंडस्ट्री हो, उसे उसको ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसके पास, ऐसा बच्चा चाहिए जिसके पास नॉलेज और स्किल। और बिल्कुल। नॉलेज और स्किल आज मिलना आसान हो चुका है, हर हम्म, बच्चे के लिए ये पॉसिबल हो गया। बिल्कुल इसलिए बिल्कुल। जो बच्चे नॉलेज और स्किल गेन करते हैं हम्म उन्हें जॉब मिलने में कोई दिक्कत नहीं होती। अच्छा, जॉब मिलता है ऐसा नहीं मिलती है। यदि वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, इसलिए तो आप स्टार्टअप देखिए, कुछ हम्म ही सालों में 1,17,000 स्टार्टअप शुरू हुए, 111 यूनिकॉर्न इस देश में शुरू हुए। आप सोचिए क्या उम्र के बच्चों ने स्टार्ट किए। वो बच्चे तो इन्हीं के जनरेशन के हैं। हम्म। यदि वो कर पाते हैं तो बाकी बच्चे भी कर पाएंगे। जी। यदि उस तरह से फोकस करते हैं कि आज हम हमारा यूनिक क्या प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं, ये यूनिक क्वालिटी को डेवलप कर सकते हैं, और वो तभी पॉसिबल है जब वो पर्टिकुलर इसमें अपना नॉलेज और स्किल गेन करने के लिए फोकस करेंगे। जी। और ये जब एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह, न्यू एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से इंप्लीमेंट होगी, ये तब तो होने वाला ही है। लेकिन अभी से पेरेंट्स नॉलेज और स्किल गेन करने के लिए फोकस करते हैं, हम्म। बच्चा कैसे इवॉल्व हो, कैसे मल्टी स्किल्ड बने, जी। तो ऑटोमेटिकली बच्चा एक पर्टिकुलर लेवल पर आता है जहां पर उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ जाता है कि हम्म उसके उसके लिए अच्छा जॉब हासिल करना या हम्म किसी बिजनेस में सक्सेस पाना, स्टार्टअप में सक्सेस पाना कोई बड़ी बात नहीं होती। तो हम्म एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जिसपे फोकस करना चाहिए। और दूसरा, पेरेंट्स ने ब्रॉडर विजन रखते हुए बच्चे का हम्म, नॉलेज और स्किल कैसे बढ़े उस पर फोकस करना है, ना कि मार्क्स और ग्रेड पे फोकस करना है। तो ये मार्क्स पर फोकस करने से ही सारी दिक्कत आती है, बच्चे का पोटेंशियल खत्म होता है, और बच्चे की इनर डायमेंशन जो हम कहते हैं, वो इनर डायमेंशन पे एक रिस्ट्रिक्शन आता है, और बच्चा फिर डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्टूडेंट की ओर बढ़ता है। तो ये नॉलेज और स्किल पे ज्यादा फोकस करना जरूरी है, जी। और लाइफ स्किल्स। हम्म। तो यहाँ तो एक बात ये है कि सॉरी, जो अनएम्प्लॉयमेंट का, बेरोजगारी का जो मुद्दा है, और जो अक्सर ही लोग उठाते हैं हमेशा ही, बेरोजगारी तो हमेशा ही रही है, अभी भी रहेगी। और जब मैं स्कूल में था या कॉलेज में था तब की बात है, तब का भी एक रिपोर्ट आया था। और जब मुझे ये बताया गया था कि बेरोजगारी का जो मुख्य मुद्दा ये है, मुख्य कारण ये है कि डिग्री जो है वो ऐसे लोगों के पास में है जो कि उस डिग्री के लायक नहीं है। मतलब कि आपका नॉलेज और स्किल आपकी डिग्री को मैच नहीं करता है। तो आज भी वो स्थिति आज भी है, क्योंकि हमारा सिस्टम ऐसा है। मैं जब ग्रेजुएशन करने के बाद मैं बच्चों को ट्यूशन देता था, तो मैं अपना अनुभव बताता हूँ कि मैं 8th क्लास से ज़्यादा बच्चे को के आगे के बच्चे को नहीं पढ़ा पाता था। अगर मैं पूरी ईमानदारी से कहूँ तो मैं हाई स्कूल के स्टैंडर्ड के भी बच्चे को मैं पढ़ाने के लायक नहीं था। तो हम समझ सकते हैं कि जो मेरा नॉलेज था वो ये स्टैंडर्ड का ही था, भले ही मैंने ग्रेजुएशन को क्लियर कर लिया था। ये अलग बात है। तो ये है। और दूसरी बात है कि ये जो बेरोजगारी है, कोई भी सरकार आ जाए और कितनी भी इंडस्ट्री आ जाए, इंडस्ट्री या सरकार उतने ही आदमी को नौकरी देगी जितने की उसको जरूरत है। वो पूरी आबादी को तो नौकरी नहीं दे सकती है ना, चाहे सरकार कोई भी हो। तो आदमी को तो अपना कुछ काम करना सीखना ही चाहिए। आप बेरोजगारी देखिए, बेरोजगारी है, लेकिन जरा इस बेरोजगारी में मारवाड़ी के कितने बच्चे हैं, गुजराती के कितने बच्चे हैं, सिख के कितने बच्चे हैं, और सिंधी के कितने बच्चे हैं, जरा ये सेंसस करके देख लीजिए, आपको उनके बच्चे नहीं मिलेंगे उसमें। क्योंकि ये सारी कम्युनिटी जो है एंटरप्रेन्योर्स है। तो उनका बच्चा कुछ ना कुछ काम कर लेता है। पंजाबी का बच्चा कुछ भी काम कर लेगा, मारवाड़ी का बच्चा कभी वो बेरोजगारी का रोना नहीं होता है। वो छोटा धंधा करेगा, बड़ा धंधा करेगा, धंधा करेगा, वो अपनी जिंदगी अच्छे से जीता है। चाहे उसका क्वालिफिकेशन कुछ भी हो, वो तो ज्यादा पढ़ाई पे ध्यान भी नहीं देता है। हाई स्कूल पास कर लिया, हो गया, उसकी पढ़ाई खत्म, वो अपने धंधे में लग जाता है। मैं जब कॉलेज में, तो मेरे साथ के जो कुछ मारवाड़ी के बच्चे थे, वो अपना धंधा लेके बैठे हुए थे, वो मजे से जिंदगी, और अकेले करते थे धंधा। घर के धंधे से अलग होकर अपना धंधा खड़ा कर दिया था। तो ऐसी बात है, वो एक्चुअली पॉलिटिकली मोटिवेटेड, जो एम्प्लॉयमेंट का जो मुद्दा है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। सबको ही हल्ला उठाते हैं, और सबको पता है कि डिग्री से आगे हमारे पास में कोई स्किल होता नहीं है, कोई सिखाया नहीं जाता है, और सीखना चाहते भी नहीं है। सालों साल बेरोजगार बैठे रहेंगे, लेकिन अपना कोई स्किल डेवलप नहीं करेंगे। बाकी सारी चीजों पैसे खर्च करेंगे, लेकिन कुछ सीखने में पैसे नहीं खर्च करते हैं। तो ये बात है, ये आपने अच्छा बताया। हम लोगों के पास में समय सिर्फ 6 मिनट बचा है, तो मैं जल्दी से एक दो सवाल है वो मैं खत्म कर लेता हूँ। आपने जो ये पॉइंट रखा उस पर कुछ बोलूं मैं? जी जी आपने जो जरूर। पॉइंट रखा ना, जी। हाँ,
आपने सही कहा, ये अभी जो कहा, लोगों को एक बात समझनी होगी हम्म। कि अनएम्प्लॉयमेंट कोई भी गवर्नमेंट आती है तो क्यों रह पाती है वैसे ही। जैसे आप अमेरिका का एग्जांपल देखते हैं हम। हम्म। अमेरिका टॉप मोस्ट नेशन है, 27 ट्रिलियन डॉलर करीबन उनकी इकोनॉमी है। हम्म। हम तो अभी तो करीबन $5 ट्रिलियन के पास आसपास ही है। आप हम्म। सोचिए, इतनी बड़ी इकोनॉमी होने के बाद भी हम्म। वहां का अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारे अनएम्प्लॉयमेंट रेट के इक्वल या थोड़ा ज्यादा ही है। आप सोचिए, पॉपुलेशन भी कम है। तो हम्म। ये अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट का चक्कर जो है ना, ये एम्प्लॉयमेंट का चक्कर। और आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। भारत आज जितना प्रोड्यूस करता है वो दुनिया का सिर्फ 7% है। यानी अच्छा। भारत के पास इतना पोटेंशियल है कि 7% से 25% तक जाता है, तो भारत में कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगी। अभी इसके लिए, ये मैंने जैसे कहा था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जॉब सीकर के लिए नहीं है, जॉब हम्म। क्रिएटर के लिए। तो जी। यही तो हमारा मकसद है कि जितने जॉब क्रिएटर बनेंगे, जी। वो पैसा भी देश के लिए लाएंगे, खुद के लिए लाएंगे, समाज के लिए लाएंगे, देश के लिए लाएंगे, और बहुत सारे लोगों को जॉब भी देंगे। इसलिए हम्म। जॉब क्रिएटर क्रिएट करने के लिए हमें ये एजुकेशन पॉलिसी को जल्द से जल्द इंप्लीमेंट करना है, ताकि हम इतनी इंडस्ट्री, इतने बिजनेसेस भारत में खोले जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो। और आज 7% है, वो 25%, 30%, 40% पे हम चले जाए, 50% पे हम चले जाए, आप सोचिए, अनएम्प्लॉयमेंट रहने की कोई बात ही नहीं होती। तो ये यही तो बात है जो हमें समझना है, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है, वो पोटेंशियल है हमारे बच्चों में। लेकिन हमारा कुछ एजुकेशन सिस्टम, हमारे पेरेंट्स की मानसिकता, हमारी वो कॉलोनियल माइंडसेट, वेस्टर्नाइजेशन, इसने जी। हमें इस तरह से मानसिक गुलाम बना दिया कि हम एक इस दृष्टिकोण से कभी देखते नहीं थे, जो अभी इस सरकार ने इस तरह से सोचने के लिए मजबूर किया है। जी। और ये मजबूर जो किया है, यदि हम इसको सही डायरेक्शन में लेकर जाते हैं, तो आप देखिए, मैंने जैसे आंकड़ों के साथ आपको बताया, ये अनएम्प्लॉयमेंट इशू भारत में नहीं होगा अगले कुछ साल। जी। जी क्योंकि बिल्कुल। इतना इतना मार्जिन है हमारे लिए प्ले करने के लिए पूरी दुनिया में। और जी। पूरी दुनिया चाहती है कि हम उनको सप्लाई करें हर चीज। हम्म। ये सबसे बड़ी बात है। हम्म। और ये जब होने लगेगा, और हमारे बच्चों को वो क्रिएटिविटी, इनोवेटिव माइंडसेट जब मिलेगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी हम्म। के थ्रू, एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट मिलेगा, तो हम ये अगले एक दशक में ये बदलाव जरूर देखेंगे। जी। जी। तो इसके साथ ही मैं दूसरे प्रश्न की तरफ चलता हूँ कि आप जो हमारे जिम्मेदार माता पिता हैं, जो या हमारा समाज है, उनको आप कुछ सुझाव दे सकते हैं कि ये कैसे पता लगाया जाए कि कोई खास जो बच्चा है, टीनेजर जो है, वो कोई मानसिक बीमारी से पीड़ित है। तो कुछ अगर आप उनको आइडिया दे सकते हैं तो बताइए। देखिए, अभी मानसिक बीमारी वाले जो बच्चे या बड़े होते हैं, हमारे समाज में एक बहुत गलत मानसिकता है, उसका तिरस्कार करना, उसका मजाक उड़ाना। जी। दोस्त होते हैं, दोस्त भी मजाक उड़ाते हैं, रिलेटिव मजाक उड़ाते हैं, घर वाले भी कुछ उसका मजाक उड़ाते हैं। और यही सबसे बड़ा गलत, जो बोलते हैं ना, एक काम हमारे समाज में आज हो रहा है। जी। बच्चा जब मानसिक रूप से बीमार होता है, तो पहले बात तो सबसे चीज जो देखने को मिलती है, वो अपने नजदीक जो लोग होते हैं उनसे संपर्क तोड़ना शुरू करता है, उनसे हम्म। दूर रहना शुरू होता है, जी। माता पिता से कुछ शेयर नहीं करना चाहता है, अपने जो खास दोस्त होते हैं उनसे भी कुछ शेयर नहीं करना चाहता है। अपने अंदर ही उसको एक घुटन महसूस होने लगती है। और फिर धीरे धीरे वो एक अलग ओवर थिंकिंग पैटर्न में चला जाता है, दिन भर कुछ ना कुछ सोचते रहता है, ठीक से जी। नींद नहीं लग पाती है, तो फिर गुस्सा करने लगता है, चिड़चिड़ करने लगता है, हम्म। उसका पढ़ाई में से ध्यान उठ जाता है, कंसंट्रेशन कम होने लगता है, जो उसके पहले परसेंटेज थे उसमें वो गिरावट आने लगती है। तो ये सारे सिम्टम दिखाते हैं कि बच्चा स्कूल स्कूल में जाना बंद कर देता है, या लगता है एब्सेंटिज्म उसका बढ़ जाता है, झूठ बोलने लगता है घर पे। ये सारे जो सिम्टम है, ये दिखाते हैं कि बच्चा कहीं ना कहीं अंदर से दुखा हुआ है, उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी तकलीफ है जो उसको मानसिक रूप से परेशान कर रही है। यदि उस पर जल्दी से पेरेंट्स ने कार्य नहीं किया, पेरेंट्स भी क्या करते हैं, जब बच्चों में ये सिम्टम दिखने लगते हैं, उसको समझाने की बजाय, उसको ओवरकम करने की बजाय तकलीफों को, उसको टॉर्चर करते हैं, उसको और प्रेशर बढ़ाते हैं कि तू तो ऐसा है, तू तो वैसा है, और गलत बोलते हैं। बच्चा अपने आप को अंदर से और खाने लगता है, और अंदर से पीड़ित होने लगता है, तकलीफ में आने लगता है, और ये दिक्कतें बढ़ने लगती है। और ये दिक्कतें बढ़ते बढ़ते फिर धीरे धीरे डिप्रेशन, एंजाइटी, और आगे सुसाइड का रूप ले लेती है। तो जब भी बच्चों में ये बदल दिखे, तो टीचर्स को भी समझना चाहिए कि बच्चे में ये जो बदलाव दिख रहे हैं, ये नॉर्मल नहीं है,
इसको एक साइकियाट्रिस्ट या कोई तो भी काउंसलर की जरूरत है, जो उसको निकाले। एक प्यार की जरूरत है, इसको एक अलग तरीके से समझने की जरूरत है पेरेंट्स द्वारा, टीचर द्वारा, ताकि बच्चा धीरे धीरे उस चीज में से बाहर आए और एक वह सकारात्मक लाइफ वापस जीने लगे। लेकिन हमारे समाज का जो उल्टा हो रहा है, जो ऐसे तकलीफ में होता है उसको ज्यादा टॉर्चर करना, उसका मजाक उड़ाना, उसको कमजोर दिखाना, उसके बारे में गलत बात करना, ये मानसिकता पेरेंट्स को, टीचर्स को, समाज को बदलनी होगी। जी। तो पंकज जी, ऐसा है कि मेरे पास में अभी 1 मिनट समय ही बचा है और हमारे पास में 2 प्रश्न और हैं। तो अगर आपके पास 5-10 मिनट का समय है तो हम लोग फिर से जुड़ सकते हैं अभी, या अगर नहीं है तो फिर बाद में हम लोग कभी बात करेंगे। बाद में बात कर लेंगे फिर। बाद में बात कर लेंगे, तो इसको रखते हैं और हम लोग बाद में फिर इसके ऊपर बात करते हैं। तो अभी इसको मैं खत्म करता हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों। आज का हमारा जो ये चर्चा था हम लोग इसको यहीं पे खत्म करते हैं। तो इस पॉडकास्ट पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जानकारी मिल सके। तो अगर आपको पॉडकास्ट उपयोगी लगा है और आपके मन में कोई सवाल है तो आप यहाँ पे लिखें, हम लोग उसको भी कवर करेंगे। तो पंकज जी, आपका बहुत धन्यवाद आपका समय देने के धन्यवाद लिए। हरीश बहुत ही जी। अच्छा लगा आपसे बात करके। हम लोग इस मुद्दे पे फिर से बात करेंगे।